मैंने सुना प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत आ रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका एजुकेटर आर के सर। मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फिर मैं आपको ले चला था एक जंगल सफारी में। उसके बाद हम गए ओशन के अंदर। फिर हम चले थे रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करने। फिर हमने कुछ डेजर्ट ड्वेलर्स के बारे में जाना। फिर मैंने आपको बताया था मेरे डिस्कशंस के टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से हमने कल इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा। उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, थोड़ा उसका बेसिक डेफिनेशन जाना। फिर हमने हिस्ट्री में झाँक कर हमने देखा कि किन्होंने पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत करी थी। उसके बाद कुछ टाइमलाइंस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखे। आज हम चलेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज़ योर नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस लिए ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, दैट इज़ टू रिलेट ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मंकी है, एप्स, गोरिल्ला, ये सब आपस में एक ब्रांच में इनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, एक साथ इनकी ग्रुपिंग करी जाती है। क्यों करी जाती है, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो की जाती है। ठीक है, जैसे मछलियों को एक साथ क्यों रखा जाता है, बिकॉज उनका कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और जो हवा में उड़ते हैं बर्ड्स, उनको अलग से क्यों रखा गया, क्योंकि उनके भी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कौन कौन से हैं, बेसिकली जो बेसिक हैं वो मैं आपको बता दूं। जो लैंड ड्वेलर्स हैं वो नॉर्मली क्या है, अपने पैरों पे चलते हैं, पेड़ के फल वगैरह खाते हैं। ठीक है, उनके अंदर ब्रीथिंग के लिए लंग्स होती है। ठीक है, तो ये कुछ वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, राइट। तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स हैं जो लैंड एनिमल्स को डिस्क्राइब करती है। उसके बाद अगर हम मछलियों के बारे में बात करें तो उनमें क्या है, उनमें फिन्स पाई जाती है, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए उनमें गिल्स होता है। ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं, वो अंडे देती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मछलियों की। वो जो बर्ड्स होते हैं वो आसमान में उड़ते रहते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो दैट इज़ बेसिकली अडेप्टेड फॉर फ्लाइट, है कि नहीं। जैसे हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली किस लिए अडेप्टेड है, फॉर वॉकिंग। ठीक है, मछलियों के लिए, मछलियों के जो बॉडी है, अपेंडिजेस हैं, अपेंडिजेस टाइप के जो फिन्स वगैरह हैं, वो किस लिए काम आती है, फॉर स्विमिंग। ठीक है, और बर्ड्स के जो अपेंडेजेस है वो किस लिए काम आती हैं, फॉर फ्लाइंग। तो बेस्ड तो सबका आप देखेंगे कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने अगर कोई ऑर्गेनिज्म, 3-4 ऑर्गेनिजम्स आपके पास रख दिए गए और कहा गया कि इनको एनिमल लैंड कैटेगरी में, वाटर ड्वेलर कैटेगरी में और हवा में जो उड़ते हैं एयर ड्वेलर्स कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो आप इजीली कर सकते हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सेकेंड पॉइंट है टू डिफाइन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स मतलब क्या है, जो ऐसी जो क्वालिटी जो उनको अलग करती है। ठीक है, जैसे फिन्स आपको किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मछलियों में देखने को मिलेगा। आपको इंसानों में फिन्स नहीं देखने को मिलेंगी, या फिर चिंपांजीज में फिन्स देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, बर्ड्स में जैसे उनके जो अपेंडेज है वो फ्लाइट के लिए अडेप्ट हो चुकी है। ठीक है, उड़ने के लिए उनके पास विंग्स होती है। मछलियों में विंग्स नहीं होती, इंसानों में विंग्स नहीं होती। ठीक है, तो इस लिहाज से कुछ कुछ सैलिएंट फीचर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप का हिस्सा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 3-4 सैंपल रखा गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और कहा गया कि इनका सैलिएंट फीचर निकालो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप वो पॉइंट देखेंगे कि कौन सा पॉइंट बाकी 4 में नहीं मिलता, बाकी चारों में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं दिखता। ठीक है, तो वही होगा आपका सैलिएंट फीचर, जो यूनिक फीचर होता है उसको सैलिएंट फीचर कहते हैं। उसके पास थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे बंदरों का इंसानों का एक रिश्ता है। ठीक है, हम सब जानते हैं किस लिहाज से है, क्योंकि कहा जाता है कि बंदर इंसान जो है बंदर के रिश्तेदार हैं, वो बंदर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसके बाद
जो तरह तरह की मछलियाँ हैं, छोटी से लेकर बड़ी मछलियाँ, उनका आपस में जो रिश्ता है वो भी हम इस क्लासिफिकेशन के बेसिस में हम जान सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल दिया कि ह्यूमन बींग जो है वो इवोल्व हुए फ्रॉम द एप्स। ठीक है। तो इस लिहाज से कौन किससे इवोल्व हुआ है। ठीक है। जैसे कि माना जाता है एम्फीबियंस जो है बेसिकली वो क्या है, दे हैव एवोल्व फ्रॉम द फिशेस। ठीक है। क्योंकि दे हैव द क्वालिटी टू लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पहले उनके जो एंसेस्टर्स थे वो पहले पानी में रहते थे। ठीक है। और उसके बाद वो धीरे धीरे वो क्या कि उन्होंने क्या करा, वो इवोल्व होके वो पानी से ज़मीन पे रहने लग गए। इस बेसिकली उनमें दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे वो सारी पॉइंट्स जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, दैट इज़ योर नीड फॉर क्लासिफिकेशन के अंदर में। ठीक है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकुलर ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो, जैसे जिस तरह से लाइफ जो है एक पार्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, हम सबको पता है, फिर धीरे धीरे वो इवोल्व होते चली गई। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक सीड से, जो बिया होता है। ठीक है। वो जब हम सीड को सो करते हैं तब उसमें से पौधा निकलती है, पौधे के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं उसमें से। ठीक है। तो ये कुछ, इसको हम लाइफ ऑफ ट्री ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो एक सेंटर ऑफ ओरिजिन से क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फर्दर वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए, उनके ब्रांचिंग्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो राइट साइड में दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, आपको जो सारे जो प्लांट हैं, प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, वो सब आपको दिख रहे होंगे। बीच में आपको सारे एनिमल किंगडम्स के दिख रहे होंगे। लेफ्ट साइड में आपको फर्दर दूसरे किंगडम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ये प्लांट यहाँ पे जैसे कमल है, ये यहाँ पे एक लोटस है, और वहाँ पे ऊपर आपको दिख जाएगा एक गोरिल्ला। ठीक है। तो इस गोरिल्ले को क्यों प्लांट वाले ब्रांचेस में नहीं रखा गया, इसका रीज़न क्या है, ज़रूर उनमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ होंगी, तभी तो अलग अलग करके रखा गया है। या फिर अब लोटस और जो बाकी सनफ्लावर हैं उसको एक ब्रांचेस मतलब एक लाइन पे क्यों रखा गया, क्योंकि ज़रूर इनमें आपस में कुछ शेयर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शेयर करते होंगे ये लोग। ठीक है। तो इस लिहाज से क्या है, क्लासिफिकेशन करने से हमको पता चलता है कि सबसे पहले उनका पोजीशन के बारे में पता चलता है कि वो लिविंग सिस्टम में, लिविंग किंगडम्स में किस पोजीशन में वो उनको प्लेस किया जा सकता है, या फिर उनका पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद हम जान सकते हैं उनका सेलियर फीचर्स के बारे में जान सकते हैं, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं सब कैसे किस नेचर के होंगे, सब फोटोसिंथेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो एनिमल वाले कैटेगरी के हैं वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनको दूसरे से लेकर खाना होता है, खुद से खाना नहीं बना सकते। ठीक है। इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। टू नो देयर पोजीशन, टू रिलेट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अमॉन्ग देमसेल्फ या फिर विद द अदर ऑर्गेनिजम्स, टू नो द साइलेंट फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड टू नो द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। ठीक है। किस तरह से मतलब कौन किससे इवॉल्व हुआ है, किस लिहाज से, तो इन सब का पता हम लगा सकते हैं अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो, सबको इकट्ठा एक जगह पे हम लोग क्लासीफाई करें तो इसको हम रिलेट करेंगे एक लाइब्रेरी से। अगर लाइब्रेरी में आप जाए तो आप देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ बुक्स वहाँ पे पड़े रहते हैं। ठीक है। वेरियस स्टैक्स में पड़े रहते हैं, तो उनको भी किस तरह से रखा जाता है, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में, किस लिए रखा जाता है, ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो, उनके बारे में जानने में आसानी हो। सपोज़ हमको एक नॉन फिक्शस कैटेगरी का एक बुक चाहिए, और तो लाइब्रेरी में हम जाके सब क्या करेंगे, जो लाइब्रेरी वाला बंदा है उसको पूछेंगे कि भैया नॉन फिक्शन वाली बुक कहाँ पे रखी है। तो अगर पहले से अरेंजमेंट रहेगी तो इजीली वो पॉइंट आउट कर देगा कि भैया आगे से जाकर लेफ्ट ले लो, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो इस लिहाज से थोड़ा कन्वीनियंस भी हो जाता है अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं किसी न किसी पार्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है। अब इस चार्ट के बेसिस में अगर हम इस एलिफेंट को देखते हैं, ठीक है, तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में एक एलिफेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर इस एलिफेंट को देखेंगे तो ये कहाँ पे रखा गया है, किसके लाइन पे रखा गया है, एनिमल के ग्रुप में रखा गया है, एनिमल के लाइन पे। तो इससे हम बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि पहली बात ये बिलोंग करता है एक एनिमल किंगडम में, किंगडम के अंडर में ये इसका ग्रुपिंग है।
इसका क्वालिटी कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा होगा। जबकि एनिमल है डेफिनेटली ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता होगा, फोटोसिंथेसिस में नहीं होता होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता होगा। तो ये कुछ बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम इसके ज़रिए हम ऑटोमेटिकली हमारे माइंड पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो ईजिली आपके माइंड पे वो ये सब आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज़ योर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है दैट इज़ योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लिविंग वर्ल्ड को अगर देखें तो वहाँ पे हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके आप RH व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसका मैं फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, तो आपका कंसेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके। वहाँ पे पहले आपको क्या दिख रहा है, कुछ सेल्स दिख रहे हैं, सिंगल सेल दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है आपको टिश्यूज़। टिश्यूज़ होते क्या है एक्चुअली, दिस आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर बहुत सारे टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इनटू ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड देन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो ऊपर वाला आपको प्लांट का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है और नीचे आपको दिख रहा है एनिमल्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं। सब तो मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, सब तो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, कुछ सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल वो कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ में टिश्यू डिफ्रेंशिएशन होता है, कुछ में नहीं होता है। तो उस बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला आ गया आपका सेल टाइप, दैट इज़ योर प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स किसको कहते हैं। तो इसमें जस्ट एक रिविजन के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ये स्लाइड डाला हुआ है, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस में एक छोटा सा रिविजन हो जाए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल में आपको एक एनक्लोज्ड न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। दैट इज़ इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कवर्ड नहीं होते हैं अंडर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हालांकि आप अगर उसमें देखेंगे दैट इज़ योर यूकैरियोटिक सेल देखेंगे तो उसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तहत एक न्यूक्लियस एनक्लोज्ड आपको दिख जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। फर्दर आप यूकैरियोटिक सेल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, बहुत कुछ आपको देखने में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनेल्स आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो दे लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। दे लैक्ड ट्रू न्यूक्लियस। इवन ट्रू न्यूक्लियस किसको कहेंगे, जिसमें जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहेगा। इसमें आप देखिए जो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियट कहते हैं, वो इट इज़ एक्सपोज्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैर रहा है बस, ठीक है। अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो इसमें क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, दैट मीन्स डेफिनेटली इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को बांट दिया जाता है, ठीक है। हर ऑर्गेनेली अपना अपना एक स्पेसिफिक काम करता है ताकि वो सेल का जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम चलता रहे। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती नहीं है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स है नहीं। जो कुछ करना होता है बस इसी सिंगल सेल को ही करना होता है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे आर हैविंग सेल वॉल, ठीक है, उनमें सेल वॉल होता है। हालांकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये जो आपको पार्टिकुलर सेल दिख रहा है इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। दैट मीन्स इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल है वो किसका सेल है, एक एनिमल सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में बेसिकली आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलता। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो बेसिक
डेफिनेशंस हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, वो सारे हम रिलेट कर सकते हैं विद दैट ऑफ द RH व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उससे पहले हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सेल नंबर के तहत अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज योर यूनिसेलुलर एंड और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मतलब क्या है, इट विल बी मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, राइट, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक, जनरली ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, और उसके हेटरोट्रोपिक के अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज है, जैसे सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक के अंदर है फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, केमो ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस बेसिस में भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस बेसिस में भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो प्लांट और एनिमल का एक बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, उनको किस बेसिस में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल जो है उनमें सेल वॉल होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख लीजिए, प्लांट सेल का जो कंपोनेंट है उसमें क्या दिख रहा है। मान लीजिए एक ब्रेड है, ब्रेड का जो आउटर थिक कवर है वो क्या है, दैट इज़ योर सेल वॉल। उसके अंदर जो भी है वाइट वाला पोर्शन, दैट इज़ योर साइटोप्लाज्म, जिसके ऊपर आप जेली वेली सब कुछ डाल सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। तो वो जो जेली वेलीज या फिर जो भी आप टमाटर, कुकम्बर ये सब काट के डाल रहे हैं, स्पिनच काट के डाल रहे हैं उसमें, सो वो सब क्या है, वी कैन रिलेट देम विद दोज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसके अलावा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पिगमेंट्स के बेसिस में, सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस में, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस में और जेनेटिक मेकअप के बेसिस में हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स के बेसिस में कैसे क्लासीफाई करेंगे, जैसे आप अगर थैलोफाइटा, आगे जाके हम जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे एक थैलोफाइटा ग्रुप भी होता है, जो कि बेसिकली ये एल्गी का एक ग्रुप है। उसमें वेरियस टाइप ऑफ एल्गी आपको मिलेंगे। ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, हाँ, तो किस बेसिस में, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंटेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। सेल वॉल के बेसिस में तो आपको पता है, जैसे बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, म्यूरिन, ये सब सब्सटेंस होती हैं। फंजाई में काइटिन होता है। प्लांट का सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो इस बेसिस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जेनेटिक मेकअप की अगर बात करें तो उसमें आप बहुत, जैसे आजकल तो बहुत एडवांस टाइप ऑफ स्टडीज़ आ गई है, जिसमें हम जो DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जिससे हम 2 ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड है या नहीं, ये सब हम स्टडी करते हैं। और फिर जैसे अगर आप कार्ल हुस का जो 6 किंगडम कंसेप्ट देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने 16S RNA बोल के एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक RNA होता है इन द 30th रीजन राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जिसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो वेरी करता है। तो उसके बेसिस में उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा को फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बेसिक मैंने आप लोग को बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी की, अगर आप ध्यान देंगे RH व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फ्लो चार्ट को, तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स उसमें से पाएंगे। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने क्या किया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिवाइड किया इनटू 2 सब कैटेगरीज, दैट इज योर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। ठीक है, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला हमारा ये जो नंबर B पॉइंट है क्या था, सेल टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो किंगडम आती है दैट इज़ योर किंगडम मोनेरा। तो इससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं, दैट इज़ किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको मिल गया यहीं से। फर्दर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर क्या होता है वो भी आप डाल सकते हैं। मोनेरा वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पाए जाएंगी। ठीक है, तभी तो उनको रखा गया है मोनेरा के प्रोकैरियोट्स के अंडर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यूकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर में आप देखिए और 2 सब ग्रुप दिख रहा है, दैट इज योर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दैट इज ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर।
सेल नंबर के बेसिस में फर्दर यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे तो उनको किस किंगडम में रखा गया, उनको रखा गया प्रोटिस्टा किंगडम में। अगर मल्टीसेलुलर होंगे तो फर्दर और भी सब डिविजन्स किया गया है, दैट इज़ विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अगर सेल वॉल एब्सेंट होंगे तो वो कौन से किंगडम में आएंगी, दैट विल बी द ऑर्गेनिज्म विल बी प्लेस्ड अंडर द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये तो पता ही है क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनके सेल में सेल वॉल नहीं होता। अब आते हैं दूसरी तरफ, जिनके अंदर सेल वॉल होती है, राइट, उनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो सेल वॉल है मगर कुछ फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उनको किंगडम प्लांटिया के अंडर में डाला गया है, और जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सेल वॉल है और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, उनको डाला गया है फंजाई के अंडर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि आपको 5 किंगडम यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज योर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन कंसेप्ट है वो ये है, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप, सेल नंबर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और इनएबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा उनका जो बेसिस क्या है, मेन बेसिस क्या थे उनके क्लासिफिकेशन के, वो हम फर्दर जब 5 किंगडम कंसेप्ट को थोड़ी इलेबोरेटली पढ़ेंगे तब देखेंगे।